Hey everyone, this is CA अंजलि भक्कड़ एंड हम लोग सीए इंटर जनवरी 27 का एग्जाम ओरिएंटेड बैच देख रहे हैं जीएसटी का। ठीक है, का जो चैप्टर नंबर 12 रजिस्ट्रेशन है, हमने पार्ट 1 में किसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, किसे मैंडेटरी नहीं है, क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है, वो पूरा देखा था। ठीक है, अभी पार्ट 2 देखेंगे क्या प्रोसीजर है आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की, और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, टीम रजिस्ट्रेशन, सीटीपी, एनआरटीपी क्या होता है, उन्हें कब रजिस्ट्रेशन लेना होता है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। ठीक है, हाँ, मेक श्योर आप पार्ट 1 देख के फिर पार्ट 2 देखो। ठीक है, एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप तक सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पहुंचे, सारे लेक्चर्स पहुंचे। एंड अगर वीडियो लाइक करते हो तो वीडियो हर स्टूडेंट तक पहुंच सकता है। ठीक है, इफ यू नीड दिस कॉन्सेप्ट नोट्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन क्या है अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, तो सेक्शन नंबर 25 ऑफ सीजीएसटी एक्ट प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन की वो दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो वेयर एंड बाय व्हेन अप्लाई फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कहाँ अप्लाई करोगे ना, रजिस्ट्रेशन लेना है कैसे लोगे, कहाँ लोगे, कब लेना है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए, पर्सन हु इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24। सेक्शन 22 क्या था, थ्रेशोल्ड लिमिट वाला सेक्शन था, जहां हर स्टेट वाइज हमने 20 लाख, 10 लाख या 40 लाख वाली थ्रेशोल्ड लिमिट देखी थी। ठीक है, सेक्शन 24 क्या था, कोई भले ही आपकी लिमिट कम हो लेकिन आपको मैंडेटरीली जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, ये सेक्शन नंबर 24 था। ठीक है, तो जो भी बंदा, जो भी पर्सन लाइबल है सेक्शन नंबर 22 या सेक्शन नंबर 24 में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, वो कहाँ लेगा, इन एवरी सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर ही इज लाइबल। क्योंकि हमने ऊपर इंट्रोडक्शन में ही क्या पढ़ लिया था, जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है ये स्टेट वाइज होता है। ठीक है, क्या सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन नाम का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है इंडिया में जीएसटी लॉ में? नहीं, नहीं करता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज स्टेट वाइज, जहां जहां जिन जिन स्टेट्स में आप लायबल हो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, उन हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में आपको सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, कब लोगे, कब लोगे, कभी भी मन उठा के नहीं। टाइमलाइन होती है विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं हूं एबी। ठीक है, एक मैं हूं कौन, मैं हूं एबी। ठीक है, मैं बिजनेस कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, सप्लाई ऑफ सर्विस दे रही हूँ। कौन सी सर्विस दे रही हूँ, मैं टीचिंग सर्विस दे रही हूँ आपको, करेक्ट। ठीक है, नाउ मेरी जो टीचिंग सर्विस है वो महाराष्ट्र में है, गुजरात में है एंड यूपी में है। ठीक है, मेरी टीचिंग सर्विस महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, यूपी में है। ठीक है, नाउ सपोज महाराष्ट्र का जो मेरा स्टेट का टर्नओवर है दैट हैज बिकम 20 लाख। ठीक है, गुजरात का मेरा 10 लाख है एंड यूपी का मेरा 12 लाख है। हमें पता है इन स्टेट्स में, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, क्या ये कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इनकी लिमिट क्या होगी, इनकी लिमिट विल बी 40 लाख फॉर गुड्स या फिर 20 लाख इन केस ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ। ठीक है, तो मेरी लिमिट क्या है, 20 लाख है। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉसेस 20 लाख, इसको 22 कर लो, इसको अपन 22 कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी 22 कर लेते हैं, इसको 10 करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मुझे महाराष्ट्र में और यूपी में, क्योंकि 20 लाख तक अलाउड है, 20 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा है, ग्रेटर देन 20 लाख है, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 20 लाख अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 20 लाख, वो क्रॉस हो गई है। मेरी कहाँ कहाँ क्रॉस हो गई है, 22 लाख महाराष्ट्र में, यूपी में 22 लाख है, गुजरात में 10 लाख है। क्या, तो क्या मुझे गुजरात में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जी। हमने जब सेक्शन 22 पढ़ा था तभी हमने पढ़ा था कि ये जो लिमिट आप देखते हो, थ्रेशोल्ड लिमिट देखते हो, इसकी लिमिट जो है टर्नओवर आप स्टेट वाइज कैलकुलेट करोगे। ठीक है, स्टेट वाइज देखोगे, महाराष्ट्र में मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और यूपी में लेना पड़ेगा। ठीक है, कब लूंगी मैं, कब लूंगी मैं, महाराष्ट्र में और यूपी में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लूंगी विद इन 30 days। कब से, आज से, आज से, आज से। ठीक है,
आज से 30 दिनों के अंदर मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्यों आज से? क्योंकि आज मेरा टर्नओवर 22 लाख हुआ है। अभी तक तो मेरा 20 पे ही था, आज मेरा टर्नओवर 22 हो गया है, मतलब मैं क्रॉस कर गई हूँ लिमिट। तो आज से 30 दिन के अंदर अंदर मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अंडरस्टूड? ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, देखो अभी इतना याद रखो जो मैं बता रही हूँ, सीटीपी एनआरटीपी क्या होता है डिटेल में नीचे इसी चैप्टर में नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या कोई नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, मतलब सीटीपी एनआरटीपी, ये दोनों अगर है तो इन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट और यूनियन टेरिटरी जहां भी वो बिजनेस कर रहे हैं खुद का, उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कब? 5 days प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब भी वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उससे 5 दिन पहले उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ? हमने देखा था सीटीपी एनआरटीपी आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टर्नओवर, करेक्ट? ठीक है। तो जब भी ये खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उससे 5 दिन पहले इन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अंडरस्टूड? दिस शोज कि उनका टर्नओवर भले ही कितना भी है नहीं है, डजेंट मैटर, बिजनेस स्टार्ट करने के 5 दिन पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। ठीक है। नेक्स्ट, एवरी पर्सन हु मेक्स सप्लाई फ्रॉम टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, जो टेरिटोरियल वाटर्स है इंडिया के, वो भी तो इंडिया का ही पार्ट है, करेक्ट? वो भी तो इंडिया का ही डेफिनेशन में आता है। हमने जब इंडिया की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने समझा था, राइट? ठीक है। तो अगर कोई पर्सन है जो, एवरी पर्सन हु इज मेकिंग सप्लाई फ्रॉम टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, तो वो कहाँ लेगा? इन द कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ अप्रोप्रिएट बेस लाइन इज, जहां भी सपोज ये इंडिया का साउथ वाला पार्ट है, करेक्ट? ठीक है। यहाँ पे टेरिटोरियल वाटर्स है, यहाँ पे टेरिटोरियल वाटर्स है, यहाँ पे टेरिटोरियल वाटर्स है, ठीक है। तो सपोज यहाँ से कोई सप्लाई कर रहा है, इस पानी वाली जगह से कोई सप्लाई कर रहा है, तो नियरेस्ट पॉइंट लैंड, नियरेस्ट पॉइंट का कौन सा है, किस स्टेट का, किस यूनियन टेरिटरी का नियरेस्ट पॉइंट है इस पानी वाली जगह से, वहां पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा। भूमि में तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवरी स्टेट या एवरी यूनियन टेरिटरी में रजिस्ट्रेशन लिया जाता है। तो जहां से पानी में से, टेरिटोरियल वाटर्स में से जहां से सप्लाई हो रहा है, वहां से नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लैंड कौन सा है, वो लैंड कौन सी स्टेट में, कौन से यूनियन टेरिटरी में है, उस रिस्पेक्टिव स्टेट या उस रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा। ठीक है। sale within 30 days from the date on which he becomes liable to registration। मतलब जब भी उसका टर्नओवर लिमिट जो है, थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है टर्नओवर की, वो क्रॉस हो गई, उसके बाद 30 दिनों में उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। दिस फिनिशेज योर पॉइंट नंबर 1, क्लॉज नंबर 1। क्या? सबसे पहले जो 22-24 में पर्सन है वो विद इन 30 डेज लेंगे, ठीक है। सीटीपी एनआरटीपी बिजनेस स्टार्ट करने से 5 दिन पहले लेके, और उसके अलावा जो टेरिटोरियल वाटर से सप्लाई कर रहा है वो जब भी लाइबल रहेगा, उसके भी उस लाइबली जब भी लाइबल हुआ उसके बाद विद इन 30 डेज उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है। क्लॉज नंबर 2 क्या बोलता है? अ पर्सन सीकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट शैल बी ग्रांटेड अ सिंगल रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट और टेरिटरी। जो मैंने ऊपर इंट्रोडक्शन में भी आपको बता दिया, एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी में एक ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ठीक है। प्रोवाइडेड क्या है? प्रोविजन, person having multiple place of business in a state or union territory may be granted separate registration for each place of business। फॉर एग्जाम्पल मैं कहा हूं? मैं महाराष्ट्र में हूं, करेक्ट? ठीक है। अभी विद इन महाराष्ट्र मेरा जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो पुणे है, ठीक है, मुंबई है, ठीक है, एंड नागपुर है। ये 3 जगह पे मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है। तो वैसे तो मुझे महाराष्ट्र में सिंगल रजिस्ट्रेशन ही मिलेगा, लेकिन अगर मेरे विद इन अ स्टेट मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है और मुझे हर प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए अलग रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो मुझे मिल जाएगा अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर ईच प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब मेरे पास महाराष्ट्र में 3 जीएसटी नंबर हो सकते हैं, एक पुणे का, एक नागपुर का, एक मुंबई का, करेक्ट? ठीक है। Third, person thought not liable to be registered. A person though not liable to be registered under 22 or 24 may get registration for it.
अरे कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ये तो अगर तुम लायबल हो नहीं हो तो मैटर ही नहीं करता है। अगर आपको खुद से ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है तो बिंदास लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लॉज नंबर 4 क्या बोलता है? अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन वेदर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी और मोर देन वन स्टेट यूनियन टेरिटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। ये मैंने आपको जब डिस्टिंक्ट पर्सन का डेफिनेशन पढ़ाया था, इफ यू रिमेम्बर, मैंने तभी आपको बता दिया था, क्या बता दिया था कि जो मेरा मेरा फॉर एग्जांपल हमने कहा कहा देखा, मेरा महाराष्ट्र में पुणे में एक रजिस्ट्रेशन है, मुंबई में एक रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, एंड मेरा नागपुर में एक रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, इसके अलावा मेरा यूपी में भी रजिस्ट्रेशन है, मेरा गुजरात में भी रजिस्ट्रेशन है। नाउ ईच सच पर्सन विल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। क्या ये सब क्योंकि ये सब मेरे ही है ना, पुणे वाला भी मेरा ही है, नागपुर भी मेरा है, यूपी गुजरात भी मेरा ही है, हर प्लेस ऑफ बिजनेस मेरा ही है। सो दिस ऑल within themselves will be treated as distinct persons for the purpose of this act। करेक्ट, दिस एक्ट मतलब कौन सा एक्ट? आपका जीएसटी एक्ट। ठीक है, तो जो भी मेरे मेरे जितने भी प्लेस ऑफ बिजनेस है, सब कुछ विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी या फिर दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी, every will be treated as distinct person। ठीक है, where a person who has obtained or is required to obtain registration in a state or union territory in respect of an establishment has an establishment in another, then such establishments will be treated as establishment of distinct person। ये डेफिनेशन भी मैंने आपको चैप्टर नंबर सप्लाई वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। क्या डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट, जिसे भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, चाहे वॉलेंटरीली उसे लेना है, उसके पास पैन नंबर रहना चाहिए कंपल्सरी। बिना पैन नंबर के आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हो। ठीक है, प्रोवाइडेड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस मे हैव इन ल्यू ऑफ पैन टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। अगर किसी को मतलब कौन, जिसको टीडीएस डिडक्ट करना है, मतलब कौन, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी, लोकल अथॉरिटी, वॉटेवर, या किसी को टीसीएस कलेक्ट करना है, कौन करता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर। सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए या टीसीएस कलेक्ट करने के लिए अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने वाले हो तो जरूरी नहीं है आपके पास में पैन नंबर हो। पैन नंबर के जगह पे आपके पास टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर भी रहा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कब कब सिर्फ सिर्फ आप टीडीएस टीसीएस के लिए अगर रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तब, उसके अलावा आपको पैन नंबर मैंडेटरी है। आपके पास में पैन कार्ड नहीं है, आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 क्या है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल अंडरगो ऑथेंटिकेशन और फर्निश प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार नंबर। पैन नंबर के साथ साथ में आधार नंबर भी जरूरी है। आधार कार्ड तो भाई है ही जरूरी, जिसके पास आधार कार्ड नहीं है वो इंडियन सिटीजन कैसे कहलाएगा? तो आधार नंबर इज ऑल्सो मैंडेटरी along with पैन नंबर। ठीक है, प्रोवाइडेड इफ आधार नंबर इज नॉट असाइंड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन सच पर्सन शैल बी ऑफर्ड ऑल्टरनेटिव वाइबल मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। किसी को दिया नहीं गया है अगर आधार नंबर, whatever the reason may be, XYZ रीजन, अगर किसी को नहीं दिया है आधार नंबर और उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए तो उस बंदे को ऑल्टरनेटिव वाइबल मीन्स देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि आधार का कार्ड क्या है? आपका आइडेंटिटी ही है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है। ठीक है, आधार नंबर। ठीक है, अगर किसी गवर्नमेंट ने ही दिया नहीं है आधार नंबर, वॉट एवर द रीजन भी, तो उस बंदे को अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है तो दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, उसे ऑल्टरनेटिव मीन्स फॉर आइडेंटिफिकेशन दिया जाए। और वो जो ऑल्टरनेटिव मीन्स है वो वायबल रहने चाहिए, मतलब सही रहने चाहिए, कुछ भी दे दिया ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, in case of failure to undergo authentication to furnish a proof or furnish alternate viable means, registration allotted to such person shall be deemed to be invalid। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना पड़ेगा
क्या कितना इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, कि भाई अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कर रहे हो या जो भी आपको ऑल्टरनेटिव मींस दिए हैं वो आप प्रॉपरली अंडर वो ऑथेंटिकेशन के लिए नहीं कर रहे हो, देन जो भी आपने अगर कुछ गलत किया है तो जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको दिया जाएगा वो मान लेगी कि वो इनवैलिड है, it will be deemed as invalid, it will be deemed as invalid, वो मान लेंगे कि वो इनवैलिड है, उन्हें कोई डॉक्यूमेंटेशन कोई उन्हें प्रूफ कुछ भी देने की जरूरत नहीं रहेगी, वो मान ही लेंगे कि ये नंबर इनवैलिड है, ठीक है। दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू सच पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एज द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल स्पेसिफाई। अगर गवर्नमेंट काउंसिल के रिकमेंडेशन पे कुछ बोलती है, कुछ लिस्ट अगर निकालती है गवर्नमेंट की ये 1 2 3 4 टाइप ऑफ पर्सन जो भी रहेंगे इन्हें ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है, तो जब वो गवर्नमेंट निकालेगी तब अपन देखेंगे कि इन्हें तो जरूरत नहीं है, तो ये अगर ऑथेंटिकेट नहीं करता है, आधार ऑथेंटिकेट या ऑल्टरनेटिव ऑथेंटिकेशन जो भी है नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ऐसा ये बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब ये लोग हर क्लॉज में हर सबसेक्शन में खुद के पास में गवर्नमेंट खुद के पास में पावर रख लेती है कि हम चाहे तो कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हर जगह आपको देखने मिलेगा गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल इफ नीडेड, अगर उन्हें सही लगता है तो वो चेंज कर देंगे। यहाँ पे भी हमें सेम चीज देखने मिली है कि गवर्नमेंट को अगर लगता है कि कुछ स्पेसिफिक क्लास ऑफ पर्सन को ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है तो गवर्नमेंट बोल देंगी इन्हें जरूरत नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, एक बार इतना रिवाइज कर ले, एक बार इतना रिवाइज कर ले, क्या क्या देखा हमने, प्रोसीजर हम अपन देख रहे हैं सेक्शन नंबर 25 जीएसटी रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। जो 22 और 24 में लाइबल है उन्हें विद इन 30 डेज जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सीटीपी एनआरटीपी अगर है तो बिजनेस स्टार्ट करने से 5 दिन पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और अगर कोई टेरिटोरियल वाटर से सप्लाई कर रहा है और उसे वो जो पर्सन है जो सप्लाई कर रहा है वो अगर लाइबल हो गया जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए तो उस पानी की जगह से सबसे नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लैंड कौन सा स्टेट है कौन सा यूनियन टेरिटरी है वो देखा जाएगा एंड उस स्टेट उस यूनियन टेरिटरी में विद इन 30 डेज उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। एक ही रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी में, लेकिन अगर एक से ज्यादा आपके प्लेस ऑफ बिजनेस है एक ही स्टेट में तो आप अलग अलग नंबर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वॉलेंटियर रजिस्ट्रेशन लेना है ले सकते हो, नो इश्यूज, ठीक है। डिस्टिंक्ट पर्सन डिम डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन है क्या मीनिंग है वो हमने पहले चैप्टर्स में भी पढ़ रखा है, ठीक है। जिसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है उसके पास पैन रहना मैंडेटरी है, आधार रहना मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आधार किसी को दे ही दिया गया है तो उसको ऑल्टरनेटिव मीन्स दिया जाएगा गवर्नमेंट के तरफ से ही, उस ऑल्टरनेटिव मीन्स के थ्रू वो खुद का प्रूफ देगा, आइडेंटिटी प्रूफ देगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कुछ भी गलत, आधार आपका ऑथेंटिकेशन गलत है या ऑल्टरनेटिव मीन्स आपका ऑथेंटिकेशन जो हुआ है वो गलत है, आपका रजिस्ट्रेशन डीम्ड इनवैलिड मान लेंगे कि इनवैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कभी भी कोई क्लास ऑफ पर्सन को बोल सकती है कि इन्हें ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं, ठीक है। आगे का पढ़ते हैं, कोई अगर एनआरटीपी है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मे बी ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है उसके पास में आधार कार्ड वगैरह तो नहीं रहेगा, नॉन रेसिडेंट इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, कोई नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन अगर है उसके पास में आधार कार्ड तो नहीं ही रहेगा फॉर श्योर, तो उसको प्रिस्क्राइब किया जाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्रूफ ऑफ योर आइडेंटिफिकेशन, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर अ पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट fails to obtain registration, officer may, without prejudice to any action, such person in such a manner as may be prescribed to any fraction proceed to register. सॉरी, अगर कोई भी पर्सन जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है, उसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गया है या वो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है या कोई सीटीपी या कोई एनआरटीपी है, ठीक है, जो हमने मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के प्रोविजंस देखे, कहीं भी कोई भी फिट हो रहा है एंड ही इज लायबल टू
टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन, और अगर वो नहीं ले रहा है, लाइबल है फिर भी नहीं ले रहा है, तो ऑफिसर क्या करेगा, ऑफिसर के पास में पावर है, वो कुछ भी एक्शन ले सकता है, एनी एक्शन वो लेगा, एंड ही विल आस्क टू प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन, ही विल आस्क यू टू प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो हम यूएनओ बोलते हैं, ठीक है, और एनी मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, consulate or embassy of foreign countries, and any other person notified by commissioner is required to obtain UIN, that is unique identification number, ठीक है, from GST portal. The person having UIN is not registered person and thus is not a tax. ये लोग क्या बोल रहे हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। कमिश्नर जो है, अगर कमिश्नर बोलता है कि इन स्पेसिफिक क्लास ऑफ पर्सन को यूआईएन ऑब्टेन करना पड़ेगा, किसको किसको, कोई यूएनओ नेशंस जो है वो मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, कोई फॉरेन एम्बसीज है, कोई और फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस है, कोई भी और पर्सन हो सकता है, कमिश्नर बोल सकता है कि इन्हें जो है यूआईएन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ेगा, और जिनके पास में यूआईएन होता है ना, उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होता है। तो जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है, हेंस वो जो पर्सन है जिसके पास में भी यूआईएन रहेगा, उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, और अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा तो वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने इन पर्सन को नॉन टैक्सेबल पर्सन बोल दिया, ठीक है, इनडायरेक्टली इन्होंने इनको नॉन टैक्सेबल पर्सन बोल दिया कि एक यूआईएन ले लो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर आपके पास में यूआईएन है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब आप टैक्सेबल पर्सन नहीं रहोगे, ठीक है। पर्सन having unit in SEZ or an SEZ developer will have to make a separate application for registration as distinct from his place of business located outside SEZ in the same state or union territory. Important, क्या क्या बोल रहे हैं, अगर मैं हूं, सपोज फॉर एग्जांपल मैं हूं एबी, ठीक है, मैं कहीं पे मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है, wherever XYZ प्लेस पे मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है, मैं मेरा 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 कोई एसईजेड यूनिट है या मेरा कोई एसईजेड डेवलपर है, तो मुझे इन एसईजेड यूनिट, इन एसईजेड डेवलपर के लिए जो है सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। व्हाट इज एसईजेड? स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमने पढ़ रखा है, जीरो रेटेड सप्लाई, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। नहीं याद आता है तो कॉन्सेप्ट फिर से जाके देखो, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। अगर आपका कोई एसईजेड यूनिट है, कोई एसईजेड डेवलपर है जहां आप सप्लाई कर रहे हो, उस यूनिट, उस डेवलपर के लिए आपको खुद के प्लेस ऑफ बिजनेस के अलावा सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़े, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पढ़ेंगे डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन। आप जब अप्लाई करोगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये लोग बोल रहे हैं कि डीम्ड अप्रूवल, जब आप अप्लाई करते हो तो अप्रूव होगा, करेक्ट, सब कुछ डिटेल्स चेक की जाएगी ऑफिसर्स के थ्रू, सब कुछ होगा, एंड देन अप्रूव होगा, एंड देन आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, ग्रांट किया जाएगा, करेक्ट, ठीक है। कुछ केसेस ऐसी है जहां डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा कि हाँ ये अप्रूव्ड ही है। कौन सी केसेस है वो पढ़ते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार एंड नो शो कॉज नोटिस बीइंग इशूड, रजिस्ट्रेशन विल बी डीम्ड टू बी अप्रूव्ड विद इन 7 वर्किंग डेज। सपोज मैंने आज के दिन मैंने क्या किया है, आधार ऑथेंटिकेट किया है फॉर माय जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आज के दिन मैंने आधार ऑथेंटिकेट किया है फॉर माय जीएसटी रजिस्ट्रेशन, और मेरे पे कोई शो कॉज नोटिस इशू नहीं हुई है। नो शो कॉज नोटिस, एससीएन क्या है? शो कॉज नोटिस। ये नोटिस दी जाती है, ये आपके इंटर लेवल पे एप्लीकेबल नहीं है, ये आपके सीए फाइनल लेवल पे एप्लीकेबल है, ये आपके सीए फाइनल लेवल पे एप्लीकेबल है। शो कॉज नोटिस दी जाती है, इसमें डिमांड किया जाता है आपसे क्या? टैक्स, पेनाल्टी, व्हाटएवर एक्सेट्रा, ठीक है। ये शो कॉज नोटिस होती है।
तो अगर मैं आधार ऑथेंटिकेट मेरा हो गया है, मुझ पे कोई भी शो कॉज नोटिस इशू नहीं की गई है, तो ये लोग विद इन 7 वर्किंग डेज मान लेंगे कि मेरा रजिस्ट्रेशन का अप्रूवल हो गया है विद इन 7 वर्किंग डेज। करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इफ आधार ऑथेंटिकेशन इज नॉट ओपन फॉर और आधार ऑथेंटिकेशन फेल्स इन वैलिडेशन और पीओ डीम्स टू फिट टू carry out site verification and no show cause notice is issued, registration will be deemed to be approved within 30 days by the tax officer। क्या बोल रहे हैं, अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑफ नहीं किए हो या आपका जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो वैलिडेट नहीं हुआ, फेल हो गया है वैलिडेशन के लिए, या फिर पीओ जो है, प्रॉपर ऑफिसर पीओ जो है, उसे ऐसा लगता है कि उसे साइट वेरिफिकेशन करना है, उसको कैरी आउट करना है साइट वेरिफिकेशन, एंड आप पे कोई शो कॉज नोटिस इशू नहीं की गई है, तो डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा, डीम्ड अप्रूवल फॉर योर जीएसटी नंबर विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज बाय द टैक्स सर। ठीक है, अंडरस्टूड। अगर आधार ऑथेंटिकेट हो गया तो विद इन 7 डेज, लेकिन अगर आपका आधार ऑथेंटिकेट नहीं हो रहा है, इनवैलिड बता रहा है, या प्रॉपर ऑफिसर जो है उसको ऐसा लग रहा है कि साइट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा एंड आप पे कोई शो कॉज नोटिस इशू नहीं हुई है, तो विद इन 30 डेज डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा। ठीक है, जो टैक्स ऑफिसर है कैन इशू शो कॉज नोटिस विद इन 7 वर्किंग डेज फॉर ग्रांट रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ सक्सेसफुल आधार ऑथेंटिकेशन। आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन जो ऑफिसर है उसको लग रहा है कि गड़बड़ है, शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा, तो वो विद इन 7 वर्किंग डेज, आधार ऑथेंटिकेशन के बाद विद इन 7 वर्किंग डेज वो शो कॉज नोटिस इशू कर सकता है। कौन? टैक्स ऑफिसर। ठीक है, इन केस वेयर टैक्स पेयर डू नॉट ऑप्ट टू प्रोवाइड आधार व्हेन आधार ऑथेंटिकेशन फेल्स और PO feels deems fit to carry out site verification, he can issue show cause notice up to 30 days. In both cases, applicants can submit their reply within 7 working days from issue of show cause notice. भले ही ऑफिसर के पास में 30 दिन है, लेकिन जिसको नोटिस दी गई है उसके पास में कितने दिन है? 7 वर्किंग डेज है उसके पास में, किस चीज के लिए? शो कॉज नोटिस का रिप्लाई देने के लिए। ऑफिसर अगर आपको नोटिस भेज रहा है तो आपको नोटिस का रिप्लाई तो देना पड़ेगा ना, ऑफिसर को प्रॉपर रिप्लाई देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा, जो मांगा है वो सब देना पड़ेगा। तो आपके पास में कितना टाइम दिया गया है? विद इन 7 वर्किंग डेज आपको रिप्लाई देना पड़ेगा शो कॉज नोटिस का। ठीक है, इन केसेस वेयर टैक्स पेयर डू नॉट ऑप्ट फॉर आधार, या वो आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कर रहा है, या इनवैलिड है आपका आधार जो है ऑथेंटिकेशन फेल हो रहा है, या फिर जो प्रॉपर ऑफिसर है उसको ऐसा लग रहा है कि ये होना चाहिए क्या, आपका साइट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, इन केसेस में उसके पास में 30 दिन दिए गए, वो 30 दिनों में ये कर सकता है, शो कॉज नोटिस आपको इशू कर सकता है। ठीक है, फिर से अपन देख लेते हैं ये 4 केसेस जहां आपका डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन माना जाएगा। पहला, अगर आपका आधार ऑथेंटिकेट हो गया तो 7 वर्किंग डेज, नहीं हो रहा है या पीओ को लगता है साइट वेरिफिकेशन जरूरी है तो 30 वर्किंग डेज। ठीक है, 30 डेज, ठीक है, नॉट वर्किंग, ओनली 30 डेज, 30 डेज। नेक्स्ट, अगर उसे शो कॉज नोटिस इशू करनी है आपको, तो वो आपका आधार ऑथेंटिकेट हो गया तो 7 दिनों में कर सकता है। आपका आधार ऑथेंटिकेट नहीं हो रहा है या उसे साइट वेरीफाई करना है तो 30 दिनों में वो आपको शो कॉज नोटिस इशू कर सकता है। बस, ठीक है, ये हो गया आपका डीम्ड अप्रूवल की बारी। अब फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस इन सर्टेन केसेस। क्या ऐसा होता है? हाँ होता है, बिल्कुल होता है। ऑफिसर आता है आपके बिजनेस प्रीमाइसेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करके जाता है, क्योंकि अगर ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि कुछ तो आप झूठ बता रहे हो, ठीक है, इससे हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है कि आपका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है ही नहीं, बस बता दे रहे हो कि यहाँ यहाँ ये मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है, मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। ठीक है, तो और अगर ऑफिसर को लगा कि घपला है, गड़बड़ है, गलत है कुछ, तो ही कैन आस्क यू, वो आ सकता है फिजिकल वेरिफिकेशन फॉर योर प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, वेयर द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ अ पर्सन इज रिक्वायर्ड आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो firm REG 30 within 15 working days following the date of such verification।
जब प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, कब? जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दे दिया है, उसके बाद ऑफिसर को वो हो रहा है कि फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत है, तो क्या वो कर सकता है? हाँ, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। टाइम लिमिट दी गई है विद इन 15 वर्किंग डेज आफ्टर आफ्टर फॉलोइंग द डेट ऑफ सच वेरिफिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट, वेयर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इज रिक्वायर्ड बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन देने से पहले ही अगर आपको ये है, क्या है, प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है कि आपके प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी है, तो उसकी टाइम लिमिट है 5 वर्क। ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद 15, रजिस्ट्रेशन से पहले 5। ठीक है, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, केस स्टडीज बनती है, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। यू मस्ट नो इफेक्टिव डेट ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। हमने देख लिया कब डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा, कब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, किसे लेना है, सब देख लिया। लेकिन आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट क्या मानी जाएगी? कभी भी जब जब आपने अप्लाई किया वो दिन नहीं। देखो, अगर आपको एप्लीकेंट जो है सबमिट करता है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, कब कर रहा है? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पर्सन बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मैं अगर आज लाइबल हो गई जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, आज से आज से विद इन 30 डेज मैंने, मतलब जो टाइम लिमिट है, मैंने टाइम लिमिट के अंदर मेरा एप्लीकेशन दे दिया है, मतलब मेरे तरफ से मेरी ड्यूटी कंप्लीट हो गई है। टाइम लिमिट के अंदर मैंने मेरा एप्लीकेशन दे दिया है फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या मानी जाएगी? डेट ऑन विच पर्सन बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। आपको किस दिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, जीएसटीएन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको किस दिन मिल रहा है वो मैटर नहीं करता है। Effective date of registration will be the date on which you became liable for registration. ठीक है, क्योंकि आपने टाइम लिमिट में आपका रजिस्ट्रेशन फाइल कर, एप्लीकेशन फाइल कर दिया है फॉर योर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो जिस दिन आप लाइबल हुए थे, जिस दिन आप लाइबल हुए थे वो दिन मान ली जाएगी इफेक्टिव डेट ऑफ योर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर आपने टाइम लिमिट में नहीं किया है, टाइम लिमिट में नहीं किया है, 30 दिनों के बाद अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे रहे हो, तो आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या मानी जाएगी? डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपने टाइम लिमिट में काम नहीं किया है, तो उसके बाद टाइम लिमिट के बाद 30 दिनों के बाद अगर आप करते हो, तो जिस दिन आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, जिस दिन आपका जीएसटी नंबर जो है वो आएगा, जिस दिन रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, वो ही दिन इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा, ना कि पहले का दिन। अगर आप विद इन टाइम लिमिट करते हो, तो जिस दिन लाइबल हुए उस दिन इफेक्टिव डेट मान ली जाएगी। टाइम लिमिट के बाद 30 दिनों के बाद करते हो अप्लाई, तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन दिया वही दिन, जिस दिन दिया वही दिन इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मान ली जाएगी। ठीक है, अंडरस्टूड? दिस फिनिशेस योर प्रोसीजरल पार्ट, कंप्लीट प्रोसीजरल पार्ट। क्या टाइम लिमिट है, कहाँ लेना है, ठीक है। उसके बाद में हमने कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। सिंगल रजिस्ट्रेशन, ज्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस है तो ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। डिस्टिंक्ट पर्सन पढ़ा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन पढ़ा। पैन जरूरी है, आधार जरूरी है, ठीक है। आधार नहीं है तो ऑल्टरनेटिव मीन्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। अगर कुछ गलत है तो इनवैलिड मान लिया जाएगा, ठीक है। एनआरटीपी जो है उसको डॉक्यूमेंट्स कौन से जरूरी है वो बताए जाएंगे फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। उसके अलावा अगर आप फेल हो जाते हो रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करने के लिए, तो पीओ के पास में पावर है, वो प्रोसीजर आप पे कर सकता है कि भाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो, ठीक है। नेक्स्ट, जो यूएनओ है या कोई फॉरेन एम्बसीज है, जो कमिश्नर ने बोला है कि इन्हें यूआईएन लेना पड़ेगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो जरूरी नहीं है, मतलब वो नॉन टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट, जो एसईजेड यूनिट, एसईजेड डेवलपर है, उनके लिए सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन माना जाएगा। आधार ऑथेंटिकेट हो गया तो 7 दिनों में, नहीं हुआ तो 30 दिनों में, ठीक है। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस, वो
ऑफिसर को लगता है तो वो आएगा करेगा, ठीक है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर देने के बाद उसको करना है तो उसके पास में क्या टाइम लिमिट है, 15 डेज है, 15 वर्किंग डेज है। और अगर पहले ही वो उसको करना है तो टाइम लिमिट इज 5 वर्किंग डेज। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आप टाइम लिमिट में अप्लाई करते हो 30 दिनों में, तो जिस दिन आप लाइबल हुए वही दिन आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मान ली जाएगी। लेकिन अगर आप 30 दिनों के बाद करते हो तो जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ, दैट डेट विल बी योर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। दिस फिनिशेस। अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर 26, डीम्ड रजिस्ट्रेशन। इसका क्या मतलब है कि रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो मत करो, ठीक है, आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्रॉस हो रही है नहीं हो रही है पता नहीं, हम लोग ऑफिसर जो है गवर्नमेंट है जो मान लेगी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है जीएसटी में। डीम्ड रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 26 क्या बोलता है, द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और यूनिक आइडेंटिटी नंबर अंडर एसजीएसटी एक्ट और यूनियन टेरिटरी एक्ट shall be deemed to be grant of registration or unique identity number under this act, subject to condition that application for registration or unique identity number has not been rejected under this act। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट में, हमने देखा जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है स्टेट वाइज है, ठीक है, स्टेट या यूनियन टेरिटरी जहां भी आप लाइबल हो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, करेक्ट, ठीक है। तो जो स्टेट में या जो भी यूनियन टेरिटरी में मुझे क्या मिल रहा है, दो चीजें मिल सकती है। एक तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा या फिर और मेरे को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो दोनों मिलेगा। तो जो जीएसटी नंबर, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको स्टेट या यूनियन टेरिटरी में दिया है, तो ये लोग मान लेंगे, डीम कर लेंगे, क्या डीम कर लेंगे कि यही नंबर आपके दिस एक्ट मतलब सीजीएसटी एक्ट, दैट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, मतलब जो आपका सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन नंबर अलग से रहेगा क्या, नहीं, जो आपका स्टेट का यूनियन टेरिटरी का नंबर है, यूनिक आइडेंटिटी नंबर है या जीएसटी नंबर है, वो सेम नंबर आपका सीजीएसटी एक्ट का भी नंबर है। कोई अलग से सेंट्रलाइज्ड नंबर नहीं लेना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, एनी रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और यूआईएन अंडर एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन अंडर दिस एक्ट। जैसे मान ले रहे हैं कि यही नंबर सीजीएसटी एक्ट का भी है, वैसे ही अगर रिजेक्शन हो रहा है, कहा यूटीजीएसटी एक्ट में या एसजीएसटी एक्ट में रिजेक्शन हो रहा है, तो मान लिया जाएगा कि सीजीएसटी एक्ट में भी रिजेक्शन ही हुआ है, ठीक है, ठीक है। स्पेशल प्रोविजंस फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस और कलेक्ट टीसीएस। जिन्हें टीडीएस टीसीएस डिडक्ट करना है उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, करेक्ट। उनको टीडीएस डिडक्ट करना है, टीसीएस कलेक्ट करना है, तो जो वो अमाउंट कलेक्ट करेंगे उन्हें गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, वॉट एवर जीएसटीआर 8 हमने देखा था, करेक्ट, ठीक है। तो इन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस है। क्या स्पेशल प्रोविजंस है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज टू बी सबमिटेड बाय सच पर्सन इन डिफरेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, दे विल बी ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन। 3 दिनों में उन्हें नंबर दे दिया जाएगा। जो भी टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, टीसीएस कलेक्ट कर रहा है, सच पर्सन इज लाइबल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। वो अप्लाई करेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए एंड विद इन 3 वर्किंग डेज वेरिफिकेशन खत्म होके उन्हें नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से याद रखो, ठीक है। क्या, टीडीएस टीसीएस वालों के लिए 3 दिनों में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 27, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सीटीपी एंड आरटीपी। इंपॉर्टेंट सीटीपी एनआरटीपी के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, पहले डेफिनेशन समझते हैं। कब से हम देख रहे हैं कि सीटीपी एनआरटीपी को 5 दिन पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सीटीपी एनआरटीपी, जो एनआरटीपी है उससे अलग डॉक्यूमेंट्स रहेगी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, वॉट एवर, ठीक है। तो क्या है सीटीपी एनआरटीपी, क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगा के सुनो, ठीक है। देखते हैं
Meaning of CTP: the CGST Act defines a casual taxable person as a person who occasionally undertakes transactions involving supply of goods or service or both in the course or furtherance of business, whether as principal or as agent or any other capacity in a state or union territory where he has no fixed place of business. Further, he cannot exercise option to pay tax under composition levy. सीटीपी कौन है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? एक ऐसा बंदा जिसका जिसका कोई पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी में कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है ही नहीं, कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, फिर भी उसे किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जाके कुछ सप्लाई करना है, चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स है चाहे सप्लाई ऑफ सर्विस है, वो खुद कर सकता है कि वो कोई एजेंट भी रह सकता है, ठीक है, कोई और कैपेसिटी में भी वो कर सकता है। किसी स्टेट किसी यूनियन टेरिटरी में वो सप्लाई कर रहा है, चाहे गुड्स का है चाहे सर्विसेज का है, और उस स्टेट में उसका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, उसे आप बोलोगे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। क्या ऐसा कोई बंदा कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर सकता है? नहीं, ही कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है, ये हो गया आपका कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मीनिंग। person who does not have any fixed place of business in a state or union territory, still he is doing such business, any supply of goods, any supply of service in such state or union territory, he is casual taxable person। ठीक है, नेक्स्ट नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्या है? नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मींस ऐसा कोई बंदा, सबसे पहले तो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन नाम से ही समझ लो दो केसेस है, एक तो पहला जो बंदा है वो नॉन रेसिडेंट है, सेकेंड पॉइंट है टैक्सेबल पर्सन है इंडिया में। ठीक है, क्यों क्यों क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है एंड उसे इंडिया में कुछ दिनों के लिए कोई बिजनेस, कोई सप्लाई ऑफ गुड सप्लाई ऑफ सर्विस करना है, उसका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है। ठीक है, CGST Act defines NRTP as a person who occasionally undertakes transactions involving supply of goods or service or both, whether as principal agent or other capacity, who has no fixed place of business or residence in India. He cannot exercise option to pay tax under composition levy. चाहे CTP है चाहे NRTP है, कॉम्पोजिशन स्कीम में तो दोनों ही बंदे नहीं जा सकते हैं, कॉम्पोजिशन स्कीम में तो दोनों ही बंदे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, सीटीपी कौन है बंदा इंडिया का ही लेकिन किसी पर्टिकुलर स्टेट यूनियन टेरिटरी में ओकेजनली ट्रांजैक्शन कर रहा है। एनआरटीपी इंडिया में कोई रेसिडेंस नहीं है, कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ओकेजनली इंडिया में सप्लाई करने आया है। ठीक है, ये हो गया आपका सीटीपी और एनआरटीपी का डेफिनेशन। ठीक है, नाउ वी विल सी क्या स्पेशल प्रोविजंस है फॉर सीटीपी एंड फॉर एनआरटीपी। देखो, certificate of registration issued to CTP NRTP shall be valid for a period specified in application or registration of 90 days, जो कि extendable है by further 90 days from effective date of registration, whichever is earlier, and such person shall make taxable supplies only after issuance of certificate of registration। क्या बोल रहे हैं ये लोग? बोल रहे हैं कि जो CTP या जो NRTP है, हमने देखा कि इनको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी में, क्योंकि ये लोग ओकेजनली धंधा कर रहे हैं। ठीक है, ये तो करके निकल जाएंगे, किसे पता चलेगा? बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, और इनका जो जीएसटी नंबर इन्हें जो दिया जाएगा, ये कितने दिनों के लिए वैलिड है? कितने? 90 दिनों के लिए। वैसे तो 90 डेज के लिए वैलिड रहता है, लेकिन अगर एप्लीकेशन में कुछ पीरियड दिया है कि इतने पीरियड के लिए नंबर चाहिए तो उतना रहेगा। ठीक है, 90 डेज या फिर जितना एप्लीकेशन में लिखा है उतना, विच एवर इज अर्लियर, जो कम है वो। ठीक है, एप्लीकेशन में 50 लिखा रहेगा तो 90 दिनों का वैलिडिटी क्यों देंगे ना, 50 का ही देंगे। ठीक है, और अगर एप्लीकेशन में नहीं लिखा है तो 90 दिनों का वैलिडिटी है। अगर सीटीपी एनआरटीपी चाहे तो इन्हें फर्दर 90 डेज से ये एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, 90 डेज मतलब अप्रोक्सीमेटली आपका 3 महीना हो गया। ठीक है, ठीक है, तो इट इज एक्सटेंडेबल बाय फर्दर 90 डेज। 3 महीनों के लिए, 90 दिनों के लिए, 3 महीना नहीं याद रखना है, 90 दिनों के लिए इनका रजिस्ट्रेशन नंबर वैलिड
होता है। ठीक है, नेक्स्ट एडवांस में उन्हें डिपॉजिट देना पड़ता है गवर्नमेंट को। भाग जाएंगे बिजनेस करके, किसे पता चलेगा? इन्हें गवर्नमेंट को एक एस्टिमेट करना पड़ेगा अमाउंट, क्योंकि ये लोग तो ओकेजनल वाले हैं ना, कुछ तो सोच समझ के आए होंगे। इनको एक टैक्स खुद का असेस करके एक एस्टिमेटेड अमाउंट इन्हें गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, जब ये एस्टिमेटेड अमाउंट देंगे, ठीक है, एग्जांपल हम समझते हैं, एस्टिमेट किया अमाउंट 10K टैक्स और एडवांस में डिपॉजिट कर, ठीक है, उसके बाद ही उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। ठीक है, अब इन्होंने जो 10K दिया, जो बिजनेस हुआ एंड दो केसेस अपने पास में है, फर्स्ट केस सेकंड केस। फर्स्ट केस में आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो है सपोज 15K, ठीक है, और सेकंड केस में आप टैक्स लाइबिलिटी आई है आपकी, समझ लो 8K। ठीक है, अब आपने तो 10,000 भरा था, एस्टिमेशन दिया था ना 10,000, उसके आसपास ही टैक्स लाइबिलिटी रहेगी। ठीक है, करेक्ट। पहला तो केस आपका ये है कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी 15,000 आ गई, तो जब बिजनेस आपका क्लोज करोगे, जो टेम्पररीली आपने किया है, 5K आप गवर्नमेंट को पे कर दो रिमेनिंग, करेक्ट। ठीक है, और अगर आपने एस्टिमेटेड अमाउंट जो दिया था उससे कम आपकी टैक्स लाइबिलिटी आई, ठीक है, आपने ज्यादा दे दिया गवर्नमेंट को, तो आपका पैसा आपको वापिस मिल जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है, और जो अमाउंट डिपॉजिट करोगे ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ रखा है क्या, जो अमाउंट डिपॉजिट किया जाएगा वो आपके ई कैश लेजर में दिखेगा। ठीक है, अंडरस्टूड। ये हो गया सीटीपी एंड आरटीपी रिलेटेड प्रोविजंस। देखेंगे अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपने जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करनी है तो हो सकती है, क्या हो सकती है, देख, except for changes in some core information, the taxable person shall be able to make amendments without requiring any specific, कुछ कोर इंफॉर्मेशन रह सकती है, करेक्ट। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ कोर इंफॉर्मेशन रह सकती है। अगर इसमें आपको कुछ चेंजेस, कुछ अमेंडमेंट करने हैं तो आपको पहले अप्रूवल देना पड़ता है ऑफिसर का, उसके बाद ही चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन कोर इंफॉर्मेशन के अलावा बाकी कोई भी डिटेल्स अगर आपको चेंज करनी है, अमेंड करनी है, तो आप बिंदास कर सकते हो, नो अप्रूवल नीडेड। देखो, इन केस देर इज अ चेंज इन कोर फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, जो बंदा है टैक्सेबल पर्सन है, विद इन 15 डेज वो अमेंडमेंट के लिए अप्लाई करेगा, और जो पीओ है अप्रूव करेगा विद इन नेक्स्ट 15 डेज, मतलब टोटल आपके 30 दिन हो गए। विद इन 15 डेज अगर मुझे कोई कोर इन्फॉर्मेशन में चेंजेस करने तो मैं करूंगी, और ऑफिसर के पास में भी 15 दिन दिए है, वो विद इन 15 डेज अप्रूव करेगा। ठीक है, द चेंजेस इन नॉन कोर फील्ड जो है, नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। मैं डायरेक्ट, अगर नॉन कोर फील्ड है तो मैं डायरेक्ट चेंजेस कर सकती हूँ। मैम कोर फील्ड और नॉन कोर फील्ड का मतलब क्या है, देख, लीगल नेम ऑफ बिजनेस, एड्रेस और प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है, एडिशन, डिलीशन, रिटायरमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स, कर्ता, मैनेजिंग कमिटी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, सीएफओ, इक्विवेलेंट रिस्पॉन्सिबल टू डे अफेयर्स ऑफ बिजनेस। ये आपका कोर फील्ड का पार्ट हो गया। क्या, मेरा एड्रेस, मेरा लीगल नाम क्या है बिजनेस का, ठीक है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उसका नाम, उसका एड्रेस, ठीक है, एंड इसके अलावा जो बिजनेस चलाने के लिए इंपॉर्टेंट लोग हैं, ठीक है, उनके, इसमें वो जो लोग हैं उनके लोगों में कोई एडिशन, कोई डिलीशन हो रहा है या कोई रिटायर हो रहा है, तो उन डिटेल्स को अगर अमेंड करना है, सच डिटेल्स रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ ऑफिसर। ठीक है, लेकिन नॉन कोर एरियाज क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस कैन बी अमेंडेड ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन थ्रू जीएसटी पोर्टल। ये एक पॉइंट ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आप डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते हो, ये कोर फील्ड नहीं है। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ये आपका कोर फील्ड है क्या, नहीं है। क्या ऑफिसर की अप्रूवल लेनी है इसके लिए, नहीं है। जीएसटी पोर्टल पे आपका जो है ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आप ये चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये एक पॉइंट याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा ये जो चीजें हैं ये आपकी कोर फील्ड है, इधर अप्रूवल की जरूरत है। इसके अलावा आप कुछ भी चेंजेस करने हैं आप डायरेक्टली कर सकते हो पोर्टल से, नो नीड ऑफ एनी अप्रूवल, एनी वेरिफिकेशन। ठीक है, ये एक डायग्राम है या चार्ट है, ये आप देखोगे यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली।
ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैंसलेशन या सस्पेंशन आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, और जो कैंसलेशन या सस्पेंशन हो रहा है उसको अगर आपको रिवोक करना है, आप सेक्शन नंबर 29 एंड सेक्शन नंबर 30 विल सी। देखो, अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल करना है, दो केसेस है। एक तो वॉलेंटरीली मेरे को कैंसिल करना है, मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट टर्नओवर की कम हो गई है, मैं नो मोर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन में वॉलेंटरीली कैंसिल कर दे रही हूँ, ठीक है। या फिर डिपार्टमेंट कैंसिल कर रहा है आपका रजिस्ट्रेशन। देख, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन इज नो मोर रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन, फॉर एग्जाम्पल मर गया, लीगल हायर्स कैन अप्लाई फॉर कैंसिलेशन, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा, तो प्रॉपर ऑफिसर जो है कैंसिल कर सकता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका, ठीक है। दो केसेस है, खुद से कर सकते हो या तो फिर प्रॉपर ऑफिसर को अगर लगा तो वो कर सकता है, ठीक है। तो क्या सर्कमस्टांसेस है जब प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा? देखो, आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, बिजनेस ही नहीं है तो क्या करोगे रजिस्ट्रेशन का? प्रॉपर ऑफिसर को लगा तो वो कैंसिल कर देगा। नेक्स्ट, ट्रांसफर कर दिया फुल्ली फॉर एनी रीजन इंक्लूडिंग डेथ ऑफ प्रोप्राइटर, किसी भी रीजन की वजह से पूरा की पूरा बिजनेस ही ट्रांसफर हो गया है, तो पहले वाले बंदे के नाम पे रजिस्ट्रेशन क्यों रखना है, ठीक है। ऑफिसर कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट, अमालगमेशन हो गया, डीमर्जर हो गया, डिस्पोज कर दिया है, अमालगमेशन डीमर्जर डिस्पोज कर दिया है, मतलब जो मेन बिजनेस था जिसके लिए रजिस्ट्रेशन लिया गया था वो है ही नहीं, आपका नंबर, जीएसटी नंबर कैंसिल कर देगा प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है। आपका जो बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंजेस है तो पीओ करेगा कैंसल जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका, ठीक है। नेक्स्ट, अगर टैक्सेबल पर्सन है नो मोर लाइबल अंडर रजिस्टर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22-24 और इंटेंट टू ऑप्ट आउट फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, तो पीओ आपका जो जीएसटी नंबर है वो कैंसिल कर देगा, ठीक है। 22-24 क्या था? थ्रेशोल्ड लिमिट, एंड 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन वाले केसेस, ठीक है। तो इन केसेस में आपका जो नंबर है सरकमस्टांस, जो ये सर्कमस्टांसेस है, आपका जीएसटी नंबर कैंसिल किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सर्कमस्टांसेस व्हेन पीओ कैन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑन हिज ओन, वो खुद से ही कर देगा। कब? सबसे पहला केस, अ रजिस्टर्ड पर्सन कॉन्ट्राविन द प्रिस्क्राइब्ड प्रोविजंस बिलो, ये जो भी प्रोविजंस है, ये जो भी प्रोविजंस है ए से लेके तो एम टिल एम, 14 है टोटल, करेक्ट, 14 या 15 है, ठीक है। ये प्रोविजंस में से अगर कुछ भी कॉन्ट्राविन हो रहा है तो प्रॉपर ऑफिसर डायरेक्टली आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न फॉर स्पेसिफाइड कंटिन्यूअस टैक्स पीरियड, जो हम डिटेल में अभी देखेंगे। कॉम्पोजिशन स्कीम बंदे जो है उसने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है और टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, और जो रजिस्ट्रेशन लिया है वो गलत तरीके से फ्रॉड से लिया है, तो से इन केसेस में, इन 5 केसेस में पीओ कैन कैंसिल रजिस्ट्रेशन ऑन हिज ओन, वो खुद से ही कैंसिल कर देगा आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन। क्या कॉन्ट्रावेंशन से इनमें से कुछ भी गलत किया तो आपका नंबर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट, डज नॉट कंडक्ट बिजनेस फ्रॉम डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, भाई जो प्लेस ऑफ बिजनेस आप बता रहे हो कि ये मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहां से तो आप बिजनेस कर ही नहीं रहे हो, मतलब झूठा बताया है आपने, झूठा बताया है। क्यों झूठा बताया? कुछ भी फेक इनवॉइसेस के लिए कोई झूठा बता सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है, करेक्ट, ठीक है। तो पीओ आपका नंबर कैंसिल कर देगा। नेक्स्ट, इश्यूज इनवॉइस बिल विदाउट सप्लाई, सप्लाई नहीं है, इनवॉइस दे रहे हो, बिल दे रहे हो, मतलब फेक इनवॉइसेस है, करेक्ट, ठीक है। ही वायलेट्स द प्रोविजंस ऑफ एंटी प्रॉफिटिंग मेजर्स, ठीक है। नेक्स्ट, ही वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ फर्निशिंग बैंक अकाउंट डिटेल्स, भाई बैंक अकाउंट की डिटेल्स ही नहीं देगा तो वो कहाँ कहाँ पेमेंट करेगा? गवर्नमेंट किस बैंक को अथॉरिटी देगी कलेक्शन के लिए? कैसे पेमेंट होगा? बैंक अकाउंट की डिटेल्स ही नहीं दे रहा है तो पीओ आपका नंबर कैंसिल कर देगा। ही अवेल्स आईटीसी इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 16, इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत क्लेम कर रहा है, ठीक है। जो नहीं क्लेम करना चाहिए था वो आईटीसी क्लेम कर रहा है, आपका नंबर कैंसिल हो जाएगा। ही वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ रूल 86B, जो हम आईटीसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे ये क्या रूल है,
तो अगर आप 86B जो रूल है वो वॉयलेट करते हो तो आपका नंबर कैंसिल किया जाएगा। ठीक है, आपका जो GSTR 1 है एंड GSTR 3B है, मतलब 1 में आप जितना सप्लाई कर रहे हो वो डिटेल्स देते हो, 3B में आप टैक्स लायबिलिटी पे करते हो। ठीक है, ये दोनों मैच ही नहीं हो रहे, तो आपका GST नंबर कैंसिल किया जाएगा। ठीक है, नॉर्मल स्कीम वाला जो बंदा है, रेगुलर स्कीम नॉट कॉम्पोजिशन, उसने उसने मंथली रिटर्न फाइल नहीं किए फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ। मैम इतने छोटे छोटे पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। हाँ, MCQ में पूछ लिया तो क्या करोगे। नॉर्मल स्कीम वाले बंदे ने 6 महीनों तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उसे उसका नंबर कैंसिल किया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर के थ्रू। ठीक है, QRMP स्कीम वालों ने कंटिन्यू 2 क्वार्टर के लिए रिटर्न फाइल नहीं किया है। नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन वालों ने 3 मंथ्स के लिए रिटर्न फाइल नहीं किया है। नेक्स्ट, फेल टू फाइल रिटर्न ड्यू बिटवीन द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन एंड रिवोकेशन within 30 days of revocation order. If cancellation was retrospective, fail to file all बिफोर सच रेट्रोस्पेक्टिव ऑर्डर। अगर आपको ये किया है, कैंसल हो रहा है आपका या सस्पेंड हो रहा है GST रजिस्ट्रेशन नंबर, और जब वो हो रहा है कैंसलेशन और रिवोकेशन के बीच में अगर आपने नंबर GST रिटर्न फाइल नहीं किए हैं तो आपका GST नंबर PO कैंसिल कर देगा। ठीक है, वॉलेटरी अंडर सेक्शन 25(3) voluntary registration has not commenced business, registered person within 6 months from the date of registration। मैंने खुद से, मैं लाइबल नहीं हूँ फिर भी मैंने GST रजिस्ट्रेशन ले लिया है और रजिस्ट्रेशन लेने के बाद 6 महीने हो गए लेकिन मैं अभी तक बिजनेस स्टार्ट की ही नहीं हूँ, तो मेरा नंबर कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर मैंने कोई फ्रॉड, कोई विलफुल मिसस्टेटमेंट्स या कोई सपरेशन ऑफ फैक्ट्स किया है तो मेरा नंबर कैंसिल किया जाएगा। ठीक है, क्या प्रोसीजर है कैंसिलेशन के लिए, जब मुझे खुद से कैंसिलेशन करना है तो क्या प्रोसीजर है, और प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल करता है तो क्या प्रोसीजर है। पहले देखते हैं प्रॉपर ऑफिसर को अगर कैंसिल करना है तो क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले वो आपको नोटिस देगा, शो कॉज नोटिस। ठीक है, जिसका आपको रिप्लाई देना पड़ेगा 7 दिनों के अंदर। शो कॉज नोटिस दिया जिसका मुझे रिप्लाई देना पड़ेगा 7 डेज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, proceedings shall be dropped if notice is satisfactory, where instead of replying to notice, person furnishes all the pending returns and makes full payment along with interest and fee। क्या है, एक केस ये है, ये बन रहा है एक केस कि मुझे शोकॉज नोटिस आई, मैंने विद इन 7 डेज रिप्लाई दे दिया, हाँ दे दिया, एंड मैंने क्या किया, जो भी इंटरेस्ट, फीस, पेनाल्टी, जो भी टैक्सेस पेंडिंग थे, जो भी रिटर्न फाइल करना पेंडिंग थे, ये सब कुछ मैंने कर दिया, तो टॉपिक ही क्लोज हो गया ना, सब कुछ सही कर दिया है मैंने, और जो भी इंटरेस्ट है वो सब भी भर दिया, तो शोकॉज नोटिस बंद कर दी जाएगी, प्रोसीडिंग शैल बी ड्रॉप। लेकिन अगर मैं नहीं कर रही हूँ विद इन 30 days ऑफ रिप्लाई वेयर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू, अगर मैं नहीं ही कर रही हूँ रिप्लाई, या मैं रिटर्न फाइल नहीं ही कर रही हूँ, या मैं इंटरेस्ट या जो भी रिटर्न फाइल करने ये नहीं ही कर रही हूँ, तो PO क्या करेगा, विद इन 30 डेज मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल कर देगा। ठीक है, अब अगर मुझे खुद को ही कैंसिल करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं अप्लाई करूंगी कैंसिलेशन के लिए। कब कब अप्लाई करूंगी, विद इन 30 डेज ऑफ द इवेंट ऑफ वारंटिंग कैंसिलेशन। जब मुझे कैंसिल करना है उसके बाद 30 दिनों तक मैं कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, PO शैल इशू ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विद इन 30 डेज। मेरे पास 30 दिन है, PO के पास में भी 30 दिन है। ठीक है, नेक्स्ट, कैंसिल हो रहा है, अब मुझे पता चला कि मेरे को कैंसिल नहीं करना है, कैंसिलेशन रिवोक करना है, तो क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन देखते हैं। इन केस रजिस्ट्रेशन इज कैंसल सू मोटो बाय PO ने कर दिया है कैंसिलेशन, तो एक्सेबल पर्सन के पास में कितने दिनों का टाइम है, 90 दिनों का, जो कि एक्सटेंडेबल है बाय 180 डेज बाय कमिश्नर ऑफिसर ऑथोराइज नॉट बिलो द रैंक ऑफ ADJT और सर्विस ऑफ कैंसिलेशन रिक्वेस्टिंग ऑफिस फॉर रिवोकिंग कैंसिलेशन। PO ने खुद से कैंसिल कर दिया है, मुझे लग रहा है कि सही नहीं है ये कैंसिलेशन, तो मेरे पास में टाइम लिमिट है 90 दिनों का, एक्सटेंडेबल है 180 दिनों के लिए, 90 दिनों में मैं
प्रिस्क्राइब फॉर्म में अप्लाई करूंगी रिवोकेशन के लिए, ठीक है। हाउएवर बिफोर अप्लाइंग पर्सन हैज टू मेक गुड द, पहले खुद के सही करूं जो भी डिफॉल्ट मैंने किया, उसके बाद में मैं रिवोकेशन के लिए अप्लाई करूंगी, ठीक है। अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है, वो रिवोकेशन के लिए कैंसलेशन रिवोक करना है अगर कैंसलेशन, तो वो ऑर्डर दे देगा, ठीक है। हाउएवर लेकिन अगर उसने आपका रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन रिवोकेशन के लिए, तो तो आप क्या करोगे, नेचुरल जस्टिस के पास जाओगे बाय वे ऑफ इशू टू पर्सन notice issuing notice to the person and hearing him on the issue. However, there shall be deemed revocation upon furnishing pending GST return. मैं पीओ के पास गई रिवोक करने के लिए, उसको सेटिस्फैक्ट्री लगा, उसने कर दिया। उसने अगर नहीं किया तो मेरे पास में पावर है, मैं और अपर अथॉरिटी के पास जा सकती, ठीक है। लेकिन अगर मैंने पहले जीएसटी रिटर्न सब फाइल कर दिया तो डीम्ड रिवोकेशन मान लिया जाएगा, ठीक है। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन शैल बी सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज विल बी प्रिस्क्राइब। अगर गवर्नमेंट कुछ प्रिस्क्राइब करती है तो वो कंडीशंस रिस्ट्रिक्शंस आपको सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। दिस फिनिशेस योर चैप्टर नंबर 12 रजिस्ट्रेशन। थ्रेशोल्ड लिमिट किसे मैंडेटरी है, कौन नहीं कर सकता है, सीटीपी एनआरटीपी देखा, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, कैंसिलेशन सस्पेंशन देखा, ठीक है। उसके अलावा कुछ और छोटे छोटे स्पेशल प्रोविजंस वाले पॉइंट्स थे, वो सारे देख लिए, ठीक है। कंपल्सरीली किसे रजिस्ट्रेशन करना चाहिए वो देखा, रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर क्या है वो देखी, उसके बाद में इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है वो देखा, डीम्ड रजिस्ट्रेशन देखा, ठीक है। सीटीपी एनआरटीपी हो गया, अमेंडमेंट अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हो, कोर फील्ड नॉन कोर फील्ड समझे, ठीक है। दिस फिनिशेस योर चैप्टर नंबर 12 रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इफ यू नीड एनी अदर हेल्प डू लेट मी नो, आई एम हियर। Make sure you like the video and subscribe the channel, ठीक है। Thank you so much, all the best, bye bye। and very important, जिस दिन जो लेक्चर जिस भी सब्जेक्ट का देखते हो पढ़ते हो, उसको प्लीज रात में सोने से पहले आधा घंटा 1 घंटा निकाल के रिवाइज करके क्या करो, ठीक है। बाय बाय।